इस वाले पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन पे देखो तो ये जो सवाल है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नहीं आया गया है, मैंने खुद बनाया है। बस ये आपको ये एस्पेक्ट दिखाने के लिए कि कैसे हल्का नॉलेज और स्मार्ट गेस वर्क से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2023 में जो अधिकतर जो सवाल आए थे उसमें ऐसा ही था कि सारे स्टेटमेंट्स दिए होते थे, 4-5 स्टेटमेंट्स, और पूछ लिया जाता था इनमें से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे ये सवाल आ रहे हैं। पहले क्या होता था यूपीएससी में 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, ऑल, इस तरह के ऑप्शंस आते थे। तो अब ये पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन मेरा कहने का सेंस ये है कि पुराने पैटर्न नए पैटर्न, बस पैटर्न का चेंज है, ठीक है। आपको बस पैटर्न के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी शिफ्ट करनी होगी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि पहले से अब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया या फिर सॉल्वेबल नहीं है। उसका कारण क्या है कि पहले भी आप गेस वर्क करते थे, अब भी करेंगे। मेरा गेस वर्क से कहने का ये मतलब है कि अगर आप लेट से एक भी अगर ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं आप चार में से, जैसे ए बी सी डी में आप आंसर एक होगा, एक भी अगर ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं तो वो वाला सवाल को आप अटेम्प्ट करना ही है। तो आप लेट से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर ही आ गया। लेकिन आप 1 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बाद बाकी में आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर आप अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन सेंस और स्मार्ट गेस वर्क से ही फिर आप आंसर को निकालेंगे। ठीक है, अब आपको ये बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही होगा, लेकिन हाँ, कितना भी आपको नॉलेज हो जाए, लेकिन आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं टिक कर सकते कि हाँ यही आंसर होगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल को अब देख लेते हैं। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स आपसे पूछा गया है कि इनमें से कितना सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब पांचों स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें भी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में भी, अब ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे है, इन्वायरमेंट का टॉपिक है, बहुत सारे सवाल आते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पे भी 2 3 बार सवाल आ चुका है। तो अभी तक जो सवाल आया है उससे आपको बेसिक नॉलेज पता होगी कि इस पर्टिकुलर एक्ट की जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ना कि MOEFCC। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के डेफिनेशन में बैम्बू आता है, ये 2019 में सवाल पूछा गया था, आता है बैम्बू। तो ये भी आपको पता होगा। और उसके बाद अब बेसिक तो पता होगा कि 2 तरह के राइट्स होते हैं, IFR होता है, CFR होता है, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, और पट्टा वगैरह दिए जाते हैं। ये सब बेसिक्स आपको पता होगा। अब ठीक है, अभी सवाल को देख लेते हैं। अब देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है कि द फॉरेस्ट राइट्स अंडर FRA आर नॉट अवेलेबल इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोल रहा है। स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, अब ये सवाल को पॉज करके भी पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर निकालेगा, फिर मैं बताऊंगा। स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। Individual forest rights can be given up to 6 hectares. MOFCC is responsible for notification of CWH, critical wildlife habitat in national park and wildlife sanctuaries, और definition of minor forest produce in the act includes लाख, लाख को भी वो इंक्लूड करता है। इनमें से कितना स्टेटमेंट करेक्ट है? अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन और भी हो सकते हैं कि 0 करेक्ट और 5 करेक्ट, लेकिन वो एक्सट्रीम्स है तो इसलिए मैंने उसको अपने ऑप्शंस में नहीं डाला है। अब डाला है बस 1 2 3 4 करेक्ट करके डाला है ABCD में। अब देखिए, पहला पहला क्या है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवेलेबल नहीं होता है। अब जनरली नेगेटिव स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। आप 4 5 अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देख रखे होंगे, आप 10 साल का एनालाइज करेंगे ना, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या नेगेटिव स्टेटमेंट गलत हो गया। रीजन बीइंग कि नेगेटिव स्टेटमेंट कहीं लिखा नहीं होता है, बस होता क्या है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी बुक में, एक्ट में लिखा होता है, उसको जान के क्वेश्चन सेटर नेगेटिव बना देता है ताकि आपका नॉलेज चेक कर सके, और जान के नेगेटिव बनाया तो इसलिए वो गलत होता है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत होता है, ठीक है, ये नॉलेज। और ऐसे भी आप अगर विजन IAS या फिर कोई भी करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रहे हैं, या फिर इवन आपका नोट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड है FRA में, तो आपको पता होगा नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी मिलती है, लेकिन हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मिलती है। अब जैसे सिमलीपाल नेशनल पार्क में मिल रखा है, इवन कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स में मिल रखा है, और एक रिसर्च हुई थी कि वहाँ पे अब फॉरेस्ट फायर्स का इंसिडेंस कम हो गया, क्योंकि अब जो भी जिनको भी CFR राइट्स मिले हैं तो उनको लगता है कि जंगल उन्हीं का है, तो इसीलिए वो फॉरेस्ट फायर से बचा के रखते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े कमेटी का हेड होता है, लेकिन अब ये FRA की जो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है, अब छोटी सी कोई कमेटी है, अब इसमें चीफ मिनिस्टर नहीं घुसेगा। अब ये थोड़े लोअर लेवल पे ही इसको हेड किया जाएगा, ठीक है, लॉजिक तो यही कहता है। तो अब वो चीफ सेक्रेटरी एक्चुअली में हेड इसको करता है, तो ये भी गलत है, और दूसरा भी गलत है, पहला तो गलत था ही। और इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स कैन बी गिवन अप टू 6 हेक्टेयर्स। अब देखिए, जब नंबर्स आता है ना, तो अब ये नहीं लीजिएगा कि UPSC नंबर एज इट इज चेप देता है, नंबर में भी चेंज करता है। अब जैसे एक जो NIIF था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, वो 40,000 करोड़ का था, UPSC ने बोल दिया 4 लाख करोड़ का, तो उसमें एक 0 एक्स्ट्रा डाल दिया। तो नंबर्स में भी UPSC गेम करता है, तो आप उस पर भी आपको सावधान रहना है। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लॉजिक से निकाल लेंगे, पहला दूसरा। और
ठीक है। तीसरा कि एमओएफसीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक्ट का इंप्लीमेंटेशन ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स करता है, लेकिन अब हाँ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है तो आपको कंफ्यूजन होगा आपके ट्रैवल अफेयर्स करता है कि एमओएफसीसी करता है, तो इन्हीं दो में से होगा, लेकिन अब कंफ्यूजन होगा। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द एक्ट इंक्लूड्स लैक। अब वो बैम्बू को इंक्लूड करता है, आपको 2019 के सवाल में से पता चल गया होगा, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने पूछ रखा था। तब बैम्बू को इंक्लूड करेगा तो लाख को क्यों नहीं करेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो लाख को भी करेगा और पॉजिटिव स्टेटमेंट जनरली करेक्ट होते हैं, तो 5 करेक्ट है। अब देखिए 1 2 रॉन्ग है, 5 करेक्ट है, इतना आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो जब 1 और 2 इनकरेक्ट है और 5 करेक्ट है, ठीक है, तो अब देखिए 4 करेक्ट तो डी तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब आंसर एबीसी में होगा। जब आंसर एबीसी में होगा तो इसका मतलब है जब आप एक एलिमिनेट कर ली तो आपको ये सवाल तो अटेम्प्ट करना ही है। अब देखिए 5 तो करेक्ट है तो ठीक है, एक करेक्ट तो है ही, और 3 और 4 में आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो आप लेके चलिए ना, दोनों का आधा आधा मान लीजिए कि 2 में एटलीस्ट एक तो करेक्ट होगा और एक इनकरेक्ट होगा, तो ओवरऑल हम बी पे मार देते हैं 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट। ठीक है, और एक्चुअली वो आंसर भी है। और जनरली आप देखेंगे ना कि बीच का आंसर ज़्यादा सही होता है। 1 2 3 4 में देखिएगा 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट या 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट होने की चांस संभावना ज़्यादा होगी, एक्सट्रीम का नहीं होता है। तो डी तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर दिए थे, ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं उस लॉजिक से। और अब देखिए एक स्टेटमेंट्स आपको पक्का पता है सही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सही हो सकता है, उसका एवरेज क्या होगा 2, तो 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट, बी मार्क इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका देखिए एमओएफसीसी रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बिल्कुल सही बात है। एमओटीए जो होता है इंप्लीमेंटेशन करता है एफआरए का, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का जो डिक्लेरेशन होता है एफआरए में वो एमओएफसीसी करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स। ये ट्रैप हो सकता था, और इसलिए ये 4th स्टेटमेंट सही है। और 3rd जो स्टेटमेंट है वो गलत है, वो 4 हेक्टेयर तक दिया जाता है, तो अब इसी से आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4th और 5th स्टेटमेंट सही है, आंसर है बी 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट। अब जो एक्चुअली अब ये टॉपिक एफआरए है जो आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें भी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो गया, ऐसा नहीं आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ निकाल लेंगे। तो इसमें आपको ठीक है बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि एफआरए का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आईएफआर सीएफआर ये सब क्या होता है, कैसे पट्टा दिए जाते हैं, कट ऑफ डेट क्या है, ओटीएफडी क्या होते हैं, कौन कौन सी राइट्स दी जाती है, और अब मेंस के एंगल से क्रिटिसिज्म क्या है, एनसी सक्सेना कमेटी ने क्या कहा। तो ये सब तो ठीक है, आप चलो मेंस के एंगल से प्रिपेयर कर रहे होंगे, इतना बेसिक पता होगा, लेकिन एक फैक्ट शायद आपको मे भी ना पता हो, तो उसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, साथ में थोड़ा स्मार्ट गेस पर करना होगा, तभी आंसर निकलेगा। और अभी भी अब देखिएगा यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है। 2022 में ऐसे कुछ कुछ सवाल आए थे, 2023 में तो यही सवाल थे सारे। तो अब इसके मुताबिक आपको स्ट्रैटेजी अलाइन करनी होगी, और टेस्ट सीरीज आप जो ज्वाइन करेंगे वैसे ही ज्वाइन कीजिएगा जिसमें इस तरह के सवाल आ रहे हैं, ना कि अब पिछले पैटर्न के। अब आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल सीसैट टफ होते जा रहा है तो आपको सीसैट पे ध्यान देना होगा। प्रीलिम्स में अगर देखेंगे जीएस में इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो आपको इस तरह के सवाल ही सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अब ऐसे में देख लीजिए फिलोसफिकल एसेज आ रहा है तो आपको फिलोसफिकल एसेज ही प्रैक्टिस करने होंगे, जीएस एसेज प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ पे आपको स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा। तो दिस इज़ ऑल, नाउ इस वीडियो को हम एंड कर रहा हूँ।